बट जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, रेस में दौड़ने लगे, तब पता चला कि हमारे साथ तो लाखों लोग अभी भी दौड़ रहे हैं जिनके स्टेज पे रहना। ऐसी बात है कि ऑडियंस में कोई कुछ भी चिल्ला ले, ग्रुप में भी चिल्ला के तुम्हें टॉन्ट करे, तुम्हारे हाथ में माइक है पता। और वैसे भी मतलब खाली जेब भी तुमको ज़्यादा कुछ सिखाती है। प्लस आसपास के लोग जो थे, वहाँ के लोग जो थे बैंगलोर में, उनका नॉलेज की लेवल मेरे से बहुत ऊपर थी, तो फिर उनसे थोड़ा गाइडेंस लेना शुरू किया, थोड़ी बातचीत, बड़ी दोस्त बने, उनसे नॉलेज लेना शुरू किया, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किया। पर शुरुआती फ्लॉप जोक से हो गई तो ऑडियंस समझ जाती है कि भाई अगले 10 मिनट इसको सहना है। लाइक जो चीज़ें तुमने कभी लाइफ में करी नहीं होगी वो चीज़ें कर पाओगे। हाँ, आपने एक बॉक्स के अंदर रहोगे तो थिंकिंग तुम्हारी अगर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है और तुम उन्हीं लोगों के बीच, उतने लोगों के बीच रह रहे हो, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वेलकम टू द इंस्ट्रक्ट शो। आज के हमारे गेस्ट एक काफ़ी फनी पर्सनैलिटी थी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर टॉप नॉच था और काफ़ी ह्यूमरस पॉडकास्ट जो है आज बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखे बट इन अ फनी वे। हाँ, हमने बहुत कुछ हमको बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। वो स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, वो जॉब भी करते हैं और ऑन द सेम वे वो एक इंडियन फैमिली से भी है, मतलब एक ग्राउंड लेवल इंडियन फैमिली जो बहुत कुछ स्ट्रगल अपने लाइफ में देखती है। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द इंस्ट्रक्ट शो। वी आर अगेन हियर विद आवर न्यू सेटअप। हम हर पॉडकास्ट को सेटअप चेंज करते हैं, क्यों पता है? क्योंकि हमारे घर वालों को पता नहीं हम पॉडकास्ट करते हैं। आज के हमारे गेस्ट थे रुपेश भैया, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उन्होंने 6 मंथ्स ऑलमोस्ट बैंगलोर में बिना मनी के रहे हैं वो। और उनकी लर्निंग्स, उन्होंने उनके बहुत सारे साइड हसल्स भी है, स्टैंड अप कॉमेडी उनकी हॉबी भी है। और आज का पॉडकास्ट हमारा द इंस्ट्रक्ट शो ये बताता है कि हम अनस्क्रीन स्ट्रगल लाते हैं आपके सामने। इसलिए सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I am Rupesh Bangale. I am a software engineer. I am currently working at Accenture, that is in Pune. And as they introduced me, I have many side hustles, you can say hobby. So कुछ चीज़ों में मेरे को मतलब कुछ चीज़ों में मेरे को अच्छा परफॉर्म करना आया, कुछ चीज़ों में जस्ट ट्राई किया और छोड़ दिया, बट हाँ, सब करके छोड़ा है, कह सकते हो। ओके, स्टार्ट कर दे कि आप 6 महीने बैंगलोर में ऑलमोस्ट विद नो मनी रहे थे, तो उस फेज में आपने क्या क्या सीखा और क्या चीज़ आपको बैंगलोर ने आपको क्या बनाया जो एक नॉर्मल सिटी नहीं बना? नॉर्मल सिटी मतलब मैंने डिग्री तक के अपने पूरे साल जलगांव में ही गुजारे। सो छोटी सिटी से एकदम से बैंगलोर में शिफ्ट होना एक रिस्क ही थी। घर वालों का तो ऐसा था कि ना ही जाए तो अच्छा है, यही कहीं पुणे में कहीं जॉब ढूंढ ले या फिर जो भी करना है करे, बट मेरा ऐसा था कि बैंगलोर जाना ही है। अब बैंगलोर जाने के बाद स्टार्टिंग में तो वहाँ की लाइफस्टाइल मतलब यहाँ से तो पूरी चेंज ही लाइफस्टाइल थी। प्लस यहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के आसपास के स्टेट्स के लोग देखे थे, बट वहाँ जाके मैंने साउथ में आंध्रा के लोग देखे, केरला के लोग देखे, हर बैंगलोर की जो प्रॉपर लोग हैं वो सब लोग देखे। तो नए लोग, नई जगह, नई लाइफस्टाइल, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल गया, बट हाँ, एक बार अगर एडजस्ट हो जाओ तो फिर कहीं भी रह सकते हो इंडिया में। आपने बैंगलोर गए आप, राइट? आपने वहाँ की यूथ जो है, वहाँ की यूथ में क्या डिफरेंस देखा? एक मेट्रो की यूथ और एक नॉर्मल टियर 2 सिटी की यूथ में क्या डिफरेंस देखा? वहाँ की यूथ में और यहाँ की यूथ में अगर देखोगे तो लाइक बहुत सा डिफरेंस है। वहाँ के यूथ की सोच, उनके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, प्लस उनका जो नॉलेज है, आज के कंपैरिजन में, अभी के कंपैरिजन में अगर देखें तो हमारी यूथ से कई ज़्यादा एडवांस उनका नॉलेज है। इवन दो उनके सिलेबस भी देखेंगे हम यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के, तो वो भी कई गुना हमसे आगे हैं। तो वो एक डिफरेंस दोनों यूथ में दिख पाएगा। और आपने इतने सालों की एजुकेशन, इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपने एजुकेशन लिया, फिर भी आप जब कॉलेज से बाहर निकले
आपको कोई जॉब नहीं मिली या इनकम सोर्स नहीं मिला, तो क्या फील हुआ था कि मतलब ये 10 12 13 साल का जो एजुकेशन है, नहीं 13 साल से तो ज़्यादा ही है, मतलब 15 और 16 ऑलमोस्ट 16 साल 16 साल का एजुकेशन और आपको कुछ इनकम नहीं दिया, क्या लगा आपको? स्टार्टिंग में जैसे सबके ही सपने होते थे, मेरा भी था कि चलो डिप्लोमा किया है, इंजीनियर बन गए, अब कहीं जॉब करेंगे, घर वालों को मदद करेंगे, घर वाले भी खुश रहेंगे, मैं भी मेरी अपनी ज़िंदगी मज़े से जी पाऊँगा। बट जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, रेस में दौड़ने लगे, तब पता चला कि हमारे साथ तो लाखों लोग अभी भी दौड़ रहे हैं जिनके पास सेम डिग्री है, सेम नॉलेज है और सबको एक ही जॉब चाहिए। तो वो चीज़ मैंने बहुत देखी, तो तब जाके ऐसा लगा कि मतलब 16 साल घिसने के बाद भी और थोड़ा घिसना पड़ेगा, तब जाके इतनी भीड़ में एटलीस्ट 50% लोगों के साथ तुम आगे खड़े हो पाओगे। हाँ, लेकिन फिर भी वो 16 साल अगर सही चीज़ में घिसे रहते तो बाद में का जो घिसना है वो कम तो हो जाता, लेकिन वो 16 साल का घिसना आपका जो एजुकेशन सिस्टम में था उसमें से कितना % आपको काम है? जैसे मेरा पूरा एजुकेशन छोटी सिटी से हुआ, तो उस कंपैरिजन में अगर कहीं और से कंपेयर करते हैं तो ये तो लाइक उनके लिए कुछ भी नहीं था। मतलब उनका जो 100% नॉलेज है उसके कंपैरिजन में मैं 20-25% नॉलेज के साथ बैंगलोर गया था, ये मैं तुम्हें आराम से कह सकता हूँ। आपके साथ और भी वहाँ उस सिटी के लोग होंगे, आप जिनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़े, आप हो सकता है उन लोगों का नॉलेज आपसे ज़्यादा हो, उनकी स्किल्स भी आपसे ज़्यादा हो, फिर भी आप कैसे उन लोगों को ओवरकम करके उनसे आगे आ पाए? अब जैसे जॉब सर्च की बात करते हैं तो उस केस में होता है ऐसे कि नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, बट उसके साथ कभी लक फैक्टर जो है वो भी मैटर करता है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो अपने कॉलेज में टॉपर थे, उनके कॉलेज में अच्छी खासी प्लेसमेंट होती थी, अच्छे खासे कैंपस के लिए कंपनीज आती थी, बट इंटरव्यू में उनका लक नहीं चलता था। किसी का मतलब जॉब इंटरव्यू क्रॉस कर लिया, ऑफर लेटर मिल गया, उसके बाद वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। ऐसे काइंड ऑफ इशू उन्होंने भी फेस किए और हमारे यहाँ तो कैंपस की कोई बात ही नहीं है, तो सेम इशू मैंने भी फेस किया। आपने ऑलमोस्ट कितने कंपनीज में इंटरव्यू दिया था या कितने कंपनीज को अप्रोच किया था? थोड़ा जर्नी बताइए। डिग्री होने के बाद मैंने स्टार्टिंग में ऐसा माइंड सेट था कि किसी एमएनसी में जॉब लग जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में बहुत सी एमएनसीज में ट्राई किया। ऑलमोस्ट 7 to 8 एमएनसीज में मैंने अप्लाई किया था। उसमें से 4 या 5 में रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होती है और जिसमें एप्टीट्यूड भी होता है। तो एप्टीट्यूड मतलब जिसमें रीजनिंग, लॉजिकल क्वेश्चंस जो रहते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सभी कंपनी का क्राइटेरिया है कि फ्रेशर्स के लिए वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं आगे के राउंड में। तो मैंने जहाँ भी मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ वहाँ पे मैं एप्टीट्यूड वाले राउंड में ही बाहर हो गया। तब जाके मेरे को एक पता लगा कि एप्टीट्यूड के बगैर तो मेरे को किसी कंपनी में कुछ भी नहीं होना है। तो सारे एमएनसीज का वही क्राइटेरिया था। फिर मैंने एफटी के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। प्लस आसपास के लोग जो थे, वहाँ के लोग जो थे बैंगलोर में, उनका नॉलेज की लेवल मेरे से बहुत ऊपर थी, तो फिर उनसे थोड़ा गाइडेंस लेना शुरू किया, थोड़ी बातचीत बड़ी, दोस्त बने, उनसे नॉलेज लेना शुरू किया, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद जॉब ही क्यों? दिमाग में स्टार्टअप का कीड़ा तो था ही, हर एक के मन में होता है, और अभी तो स्टार्टअप की क्रेज ही है। किसी ने पानी पूरी का ठेला भी डाल दिया तो उसे अब स्टार्टअप बोलते हैं। चाय वाला है, स्टार्टअप बोलते हैं। तो स्टार्टअप मतलब क्या, तुमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसे स्टार्टअप। तो मेरे टाइम पे भी स्टार्टअप ये नया वर्ड हमें मिला था, कॉलेज के टाइम पे नया वर्ड सुना, तब फंडिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो हमारे दिमाग में आया क्यों ना एक स्टार्टअप चालू करें। मैं था इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में, और मेरे साथ था मेरा एक जूनियर जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, बट उसका लाइक उसने सर्टिफिकेशंस कर रखे थे, तो उसका थोड़ा था नॉलेज उस फील्ड में। तो हमने सोचा चलो एक स्टार्टअप करते हैं। तो फिर हमने एक स्टार्टअप लॉन्च किया था, cdesign.com नाम था उसका, cdesign, CDEZYN। तो हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हमने सोचा कि चलो थोड़े प्रिंटिंग वगैरह के स्टार्टअप करते हैं। तो हमने उस हिसाब से जो टी-शर्ट्स पे प्रिंट कराते हैं, मग्स पे प्रिंट कराते हैं, कस्टमाइज जो गिफ्ट बनते हैं, तो उन लोगों से कांटेक्ट किया और हमारा ये छोटा बिजनेस स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में जैसे वैलेंटाइन वीक वगैरह है, तो वो टाइम पे कुछ ऑर्डर्स मिले, कॉलेज के जो इवेंट्स के सर्टिफिकेट्स थे वो हमने बनाना स्टार्ट किया।
बट बात ऐसी थी कि डिग्री करके स्टार्टअप हम किसी बाहर के फील्ड का रख रहे हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत चल रहा है। बहुत ज़्यादा, हाँ। तो फिर हमने सोचा इसमें कुछ नया करते हैं। फिर इंजीनियरिंग जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद मैं बैंगलोर गया, तो मेरा जो पार्टनर था वो भी मेरे साथ बैंगलोर आया और उसने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया जहाँ पे उसका मेन मोटो जो था कि स्टार्टअप कैसे रन करे ये उसे लर्न करना था। तो उसने वहाँ पे जॉब की, मैं यहाँ पे अपनी जॉब ढूंढ ही रहा था। तो उसके बाद फिर हमने जैसे ही 6 महीने बाद मेरी जॉब लगी, उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि स्टार्टअप में कुछ नया करते हैं। फिर हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था लाइक हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, और फिर वहाँ से हमारा स्टार्टअप थोड़ा बूम हुआ। बट बात ऐसी थी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया उस स्टार्टअप में। तो अभी भी वो स्टार्टअप किसी लेवल पे चल रहा है, बट वो मेरा पार्टनर और उसके अंदर कोई फ्रीलांसर से वो उसे चला रहे हैं। मतलब जो एक था कि स्टार्टअप का कीड़ा वो तो मेरे अंदर भी था, स्टार्टअप किया। बट हाँ, जॉब में जाने के बाद अगर तुम्हारे फ्रेशर्स वाले दिन है तो स्टार्टअप में उतना टाइम नहीं दे पाते, और फुल टाइम स्टार्टअप करना है तो फिर उसके लिए घर की सिचुएशन ऐसी होनी और घर वालों का सपोर्ट होना। नहीं, मुझे क्या लगता है कि स्टार्टअप करने के लिए आप स्टार्टअप के लिए बने होने ही चाहिए। हाँ। कोई लोगों को लगता है कि नहीं भाई मुझे कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लाइक अभी के सिचुएशन में स्टार्टअप मतलब ऐसा हो गया है कि मैं क्यों किसी की गुलामी करूं। तो लोगों के मन में स्टार्टअप का कंसेप्ट ही वही है कि जॉब नहीं करना, मुझे स्टार्टअप करना है। बट उसकी स्ट्रगल, घर वालों का कहना कि मतलब उनका क्या ओपिनियन है उस पर, वो सब चीज़ें मैटर करती है। आपको आज उस चीज़ का रिग्रेट या पछतावा है कि मैंने वो नहीं किया ऐसा? उस चीज़ का रिग्रेट तो नहीं है, बट हाँ उस चीज़ की खुशी है कि मैंने वो टाइम पे वो स्टार्टअप ट्राई किया, तब जाके मुझे पता लगा कि और नॉलेज लेने के बाद वो स्टार्टअप किसी और लेवल पे जा सकता है। बट वो नॉलेज लेने के लिए जॉब करना ज़रूरी था, क्योंकि जो स्टार्टअप हम कर रहे थे उसमें ऑलरेडी मार्केट में इतनी कंपटीशन थी, और उस हिसाब से अगर हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और नॉलेज भी लगाना है तो उसके लिए फिर जॉब करना कुछ सालों तक ज़रूरी ही था। ओके, सो क्या आपका ऐसा फ्यूचर प्लान है कि आप आगे भी कोई स्टार्टअप करने का कुछ सोचा है आपने? अभी क्विकली तो नहीं सोचा है, क्योंकि पहले से ही मेरे कुछ लाइफ के गोल्स फिक्स थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अभी जिस फेज़ में मेरी लाइफ चल रही है तो वहाँ के मेरे कुछ गोल्स डिसाइडेड है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं कर पाऊँगा स्टार्टअप, बट हाँ इन फ्यूचर नहीं बोल सकते, कीड़ा कभी भी आ सकता है वापस। आप जब बेंगलोर में थे तो जब आपके पास कोई जॉब नहीं थी या कोई अर्निंग सोर्स नहीं थी, तो आप उस वक्त अपना गुजारा, खाना पीना, रहना वगैरह कैसे करते थे? मैं घर से निकला था 60,000 रुपीज़ लेके घर वालों से, और मैंने ये हिसाब लगाया था कि बेंगलोर सिटी है, वहाँ पे लाइक मंथली एवरेज खर्चा 15 से 20 हज़ार हो जाता है। बट मैंने घर वालों को बोला था कि मेरी खुद की कोई जॉब नहीं है और बेंगलोर जाना मेरा डिसीजन था, तो मुझे बस 60,000 रुपीज़ दो, जिससे मैं 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 महीने तक गुजारा कर सकूं। तो बस उतने ही थे बैंक अकाउंट में, लाइक 10,000 जो थे वो तुम्हारा रहना खाना, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं, कोई कहीं पे नहीं। तो फिर मैंने कॉलेज के टाइम पे मैं ड्रामास में पार्टिसिपेट करता था, एंकरिंग करता था। तो स्टेज डेयरिंग तो पहले से ही थी, मतलब स्टेज लाइक मेरा दूसरा घर है जहाँ पे मैं जाने से नहीं डरता। और दूसरी बात ऐसे कि स्टेज पे रहना ऐसी बात है कि ऑडियंस में कोई कुछ भी चिल्ला ले, ग्रुप में भी चिल्ला के तुम्हें टॉन्ट करे, तुम्हारे हाथ में माइक है, वो 10 लोग चिल्लाएंगे, तुम्हें माइक पे एक बात बोल दो, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा कोई। तो वो मेरे में पहले से ही था। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी कुछ करते हैं। स्टैंड अप मैंने ऐसे पहले कभी किया नहीं था, बट हाँ स्टेज डेयरिंग थी। फिर सोचा चलो, लाइक दोस्तों में बातें होती रहती थी, कुछ अपन बोल देते थे, उनको हंसी आती थी, अच्छा लगता था। फिर सोचा क्यों ना इसे ट्राई करें। फिर मैंने पहला स्टैंड अप किया था बेंगलोर में, स्टैंड अप कॉमेडी की थी। एक कैफ़े था, मैंने स्क्रिप्ट लिख के ले गया था और मैंने थोड़ा लाइक कर लिया। मैं सोचा कि चलो एक करेंगे परफॉर्म, तो गया वहाँ पे परफॉर्म किया। बट बात ऐसी थी कि वहाँ पे ऑडियंस तक मेरे पंच लाइन पहुँचे नहीं, या मैं ही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो एक काइंड ऑफ फ्लॉप ही था। तो तब जाके पता लगा कि चलो सब है, बस अब स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, लाइक जैसे पंच लाइन जानी चाहिए, टाइमिंग। तो फिर मैंने उसके बाद एक दो वहाँ पे कम्युनिटीज़ थी जो डेली ऑर्गेनाइज करते थे, तो उसके हिसाब से मैंने एक वीकेंड पे परफॉर्म किया और मेरा वो पहला स्टैंड अप था। वो था
ऐसा कैसे चलेगा दीदी, मतलब लाइक मैं पोएम्स भी लिखता था, पोएम लिखने का शौक मेरे को कॉलेज के टाइम से था, तो मैंने पोएम प्लस कॉमेडी इनको मिक्स करके एक ऐसा कैसे चलेगा दीदी नाम का स्क्रिप्ट बनाया था। तो वो स्क्रिप्ट ऐसे था कि दीदी एक इमेजिनरी लड़की है और यू कैन से जैसे एक लड़की है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके थॉट क्या है, उसके सपने क्या है और रियलिटी क्या है, वैसे काइंड ऑफ था। जैसे एक एग्जांपल बोलूँ तो दीदी को अपना बॉयफ्रेंड चाहिए रॉयल एनफील्ड वाला, दीदी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रॉयल एनफील्ड पे लद्दाख घूमने जाना है, पर दीदी खुद अपनी स्कूटी दोनों पैरों से रोकती है, ऐसा कैसे चलेगा दीदी। तो ये वाला मैंने परफॉर्म किया था। उसमें जो रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स के बाद मुझे बहुत से लोग मिले, कम्युनिटी में थोड़ी पहचान हुई, फिर मेरा इंस्टा पेज वगैरह था, तो फिर हमारी पहचान बढ़ी और तब से फिर मैंने स्टैंड अप में मेरा फुल टाइम इंटरेस्ट आ गया। बट बात वही थी कि मैं वो नहीं कर पाता था, बट मेरी साइड हसल वही थी और बैंगलोर में लाइक कुछ मंथ्स तो मैंने उस पर भी सर्वाइव कर लिया। वेरी गुड। कुछ सीक्रेट स्टैंड अप कॉमेडी के जो ऑडियंस को पता लगनी चाहिए? सीक्रेट तो कुछ नहीं होता है, बट हाँ एक होता है कि अगर ऑडियंस को एंगेज करे रखना है तुम्हारे इसमें, तो शुरुआत ही ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस मतलब तुमसे बंदी रहे। अगर शुरुआती फ्लॉप जोक से हो गई तो ऑडियंस समझ जाती है कि भाई अगले 10 मिनट इसको सहना है, तो स्टैंड अप कॉमेडियन ने कुक आया है और ये पकाएगा, ऐसे उनको ऑडियंस को लगता है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ही वही रहता था कि आज तक आपने हैंडसम कॉमेडियन देखे, गुड लुकिंग कॉमेडियन देखे, आज आपको किड लुकिंग कॉमेडियन देखना पड़ेगा। तो ऐसे काइंड ऑफ, तो वो मैंने चीज़ें एक दो स्टैंडअप्स के बाद सीखी कि लाइक हाँ उनको एंगेज रखना है, प्लस दूसरी चीज़ है कि वो रिलेट कर पाए। अगर वो रिलेट नहीं कर पाए तो तुम्हारे 10 मिनट वेस्ट है। और हंसना तो छोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो तुम्हें टॉन्ट करेंगे, जो बच्चा कुछ कॉन्फिडेंस है वो भी गिरा देंगे। आपने शायद वो 3 इडियट्स के सेट पे भी perform हाँ, किया था, हाँ। वो जरा बताइए हमारे। जो मैंने स्टैंड अप्स के शोज करना शुरू किए, स्टार्टिंग में एज अ फ्रीलांसर करता था, फिर बाद में 1-2 कम्युनिटी के साथ जुड़ा, फिर उनके साथ वीकेंड पे या वंस इन अ मंथ परफॉर्म करने लग गया। तो एक अपॉर्चुनिटी आई थी IIM बैंगलोर में, जहाँ पे 3 इडियट्स का जो पहला सीन है उनका जो इंडक्शन सेरेमनी होती है, जहाँ पे वो वीरू सहस्त्रबुद्धे जो मुर्गा और अंडे लेके आते हैं, साइकिल, तो उसी सेम जगह पे मैंने परफॉर्म किया था IIM बैंगलोर में। तो वो लाइक एक मेरे लिए बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि MBA मैंने किया नहीं तो IIM में कभी जा नहीं पाता था और ऐसे कोई मुझे बुलाता नहीं था। बट हाँ, मेरे को स्टैंड अप ने वो एक पहचान दी बैंगलोर में कि मैं दोस्त भी बना पाया स्टैंड अप की वजह से, नए लोगों से मिल पाया और प्लस IIM बैंगलोर में परफॉर्म कर पाया। क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस नॉर्मल लोगों से ज़्यादा खुश होते हैं? नहीं, स्टैंड अप कॉमेडियन बेसिकली लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ओके। बट ये सब चीज़ें 2-4 लोगों के सामने बोलने की जगह वो 10 लोगों के सामने बोलते हैं, 100 लोगों के सामने बोलते हैं, 1000 लोगों के सामने बोलते हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, जो लोग टिकट लेके आए उनके पैसे वसूल हो जाते हैं, और जो अपना दुख लेके आया था वो भाई खुश होके जाता है। चले जाता है। बट स्टैंड अप कॉमेडियंस का दुख तो वहीं पे रहता है, उसका कोई इलाज नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखी वही होते हैं। गुड वन। और आपके आगे और क्या फ्यूचर प्लान्स, गोल्स वगैरह? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत थे, लाइक एक बुक भरी थी बचपन में, फिर एक पेज फाड़ते गए, अब जाके एक हाथ पेज बचा है। तो जैसे मेरा इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद गोल था कि एनिमेशन में जाए, मेरे ड्राइंग्स अच्छी थी प्लस मेरे को एनिमेशन में इंटरेस्ट था, तो मैंने 1 साल एनिमेशन भी किया है, बट नहीं, घर वालों का नहीं था तो उसमें करियर नहीं कर पाया। फिर डिग्री की इंजीनियरिंग कर रहा हूँ क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, बाकी इंटरेस्ट मेरा स्टैंड अप कॉमेडी में, स्टार्टअप में। बट हाँ, इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं लाइक फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहूँगा। ओके। अभी आपका उसमें ब्रेक है स्टैंड अप कॉमेडी की, अभी भी आपका शुरू है? अभी भी शुरू है, बट जैसे कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं घर से काम कर रहा हूँ, तो हमारी सिटी में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है कह सकते, लाइक उतने ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं होते, उतनी ऑडियंस मिल नहीं पाती। बैंगलोर में हर वीकेंड पे मैं परफॉर्म करता था, हर वीकेंड पे, बट यहाँ पे लाइक अभी
2 साल में एक ही जगह इवेंट हुई थी जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। आप क्यों आ गए जलगांव जैसी सिटी में वापस? आना तो नहीं चाहता था, बट लॉकडाउन के टाइम पे जैसे बेंगलोर में था, मैं 3 महीने वापस स्टक था क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था आने के लिए, महाराष्ट्र में वापस आने के लिए। तो 3 महीने वहाँ पे अटका हुआ था। देन वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, घर आए। उसके बाद एक तरह से कहो तो बेंगलोर से थोड़ा मन ही उठ गया था, क्योंकि जो 3 महीने हमने निकाले थे कम राशन में, कोई चीज़ें नहीं मिल रही, बाहर नहीं निकल पा रहे। कब कोविड-19 में? कोविड-19 में। तो 2020 में मैं जुलाई में घर पे आया। तो उसके बाद वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, तो कभी बेंगलोर जाने का मौका मिला ही नहीं। और देन उसके बाद मैंने स्विच करके पुणे में ज्वाइन कर लिया, तो बेंगलोर कभी उसके बाद में जा ही नहीं पाया। बट हाँ, वो एक रिग्रेट रहेगा कि बेंगलोर में होता तो अब तक मेरी स्टैंड अप कॉमेडी इम्प्रूव हो गई होती, ऑडियंस मेरे को नई ऑडियंस मिली होती, और मैं भी पता नहीं मैं अभी लाइक फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन अब तक बन चुका होता। या आपकी जॉब वगैरह में और आपको हाइक मिल गई होती, हाइक मिल गई होती। है ना? आपको 100% हाइक कब अचीव हुई थी आपके जॉब स्टार्ट होने के बाद? पैसों के मामले में तो मेरा नसीब पहले से ही ख़राब है। मैंने जॉब ज्वाइन किया, हम सब लोगों ने इंटरव्यू दिया, सबका अलग अलग कंपनियों में हुआ, उसमें गरीब कंपनी में मेरा हुआ और मेरे कुछ दोस्तों का हुआ। तो हमारी शुरुआती कम पैकेज से हुई। क्योंकि अराउंड कितना था वो, अगर आप डिस्क्लोज कर पाओ? मैंने 25 साल से कम ही पैसा देखा था, वही कंटिन्यू हुआ आगे। पैकेज में मुझे ऐसा मिला कि बेंगलोर जैसी सिटी में अच्छे घर के लड़कों का जितना खर्चा होता है सेम मेरा पैकेज था। क्या बात है, ये दिखता है इनका स्टैंड अप कॉमेडी दिख रही है। आप रे चले जाओ बेंगलोर। तो कम पैकेज से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 1 साल हुआ, सोचा हाइक मिलेगी, फिर वर्क फ्रॉम होम मिल गया क्योंकि कोविड आ गया था। फिर कंपनी वहाँ तब रिसेशन भी चल रहा था, तो कंपनी वालों ने कहा हाइक तो नहीं दे सकते, तुम्हें रख रहे, यही बड़ी बात है। तो उन्होंने अपनी हाइक रख ली और मुझे भी रख लिया कंपनी में। तो और 1 साल वैसा निकल गया। अब 2 साल का एक्सपीरियंस था, सोचा चलो स्विच करते, अच्छा पैकेज मिलेगा। बट कम पैसा देखने की वजह से सोच भी छोटी। स्विच करने के बाद मैंने हाइक मांगी 10 से 20%। नई कंपनी वालों ने बोल दिया ले लो। फिर मैं सोचा कि मेरे में ऐसा क्या है कि इन्होंने 20% मांगते से ही दे दिया। फिर जब मैं थोड़ा जो एक्सपीरियंस लोग थे उनसे बात की, तब जाके पता चला कि पहले मेरा पैकेज बहुत कम है और मेरा पहला ही स्विच था, तो उस हिसाब से मैंने लाइक 100% तक हाइक मांगनी थी, जो मैंने 20% मांगी थी और मुझे मिल गई थी। तो जितने लोगों के ईयरली वेरिएबल बोनस होते हैं उतने मेरे को हाइक मिली जॉब स्विच करने के बाद, मिलने वाली थी। बट मेरे मैनेजर लोगों ने मुझे समझाया, तब जाके मैंने रेजिग्नेशन वापस लिया और फिर मैं वहीं पे रुक गया। तो लाइक मेरा पैकेज में कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, कंपनी वालों ने वही 10% बढ़ा के मुझे दे दिया कि चलो 10% लो, यही रुको। तो फिर मैंने वही गरीब कंपनी में कंटिन्यू किया। फिर बाद में सोचा कि भाई नहीं, अब इतने तो नहीं, क्योंकि कोविड के टाइम सब घर पे थे तो खर्चे भी बहुत कम थे कोविड के टाइम घर होने से। तब ऐसा लगता था चलो जो भी मिल रहा है सही है। बट जैसे कोविड ख़त्म हुआ, थोड़े मिंत्रा अमेज़ॉन के ऑर्डर्स बढ़े, घर वालों को जोमेटो की आदत लगी, तब जाके लगा कि नहीं पैसा तो ज़्यादा ही होना। तो उसी कंपनी में फिर मैंने फरवरी में जहाँ रिज़ाइन करके वापस लिया था, उसी कंपनी में अगस्त में मैंने फिर से रिज़ाइन किया, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था एक्सेंचर और डेलॉयट में। तो एक्सेंचर वालों का तो मेरा सिलेक्शन हुआ, सब डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और फिर उसके बाद ऑफर लेटर नहीं आ रहा था। तो उसी बीच मैंने डेलॉयट में 1 डे प्रोसेस थी, वहाँ पे दिया, डेलॉयट को ऑफर लेटर मिला और मैंने पहली कंपनी से रिज़ाइन किया। और 90 डेज़ का नोटिस पीरियड जो सर्व करना रहता था वो चल रहा था मेरा। बट एक्सेंचर वालों ने फिर मेरे को कॉल करके बोला कि तुम्हें इंटरव्यू फिर से देना पड़ेगा। क्यों? तो तुम्हारे पैन कार्ड पे साइन नहीं दिख रहा। मैंने कहा ठीक है, फिर वो दिया, फिर दोनों ऑफर लेटर लेके फिर मैंने स्विच किया एक्सेंचर में। तब जाके थोड़ा लगा कि भाई हाँ, इंजीनियरिंग करने का कुछ फल मिला और थोड़ा पैसा भी दिखा। पर यार वो पैसा दिखने के बाद आप कंफर्ट जोन में चले? कंफर्ट जोन में तो नहीं, बट उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि जो भी पैकेज मिले कम ही है। फिर भी ओके, हाँ, मेरे उनमें क्वेश्चन आया, आप जब कोविड में फंसे थे तो आप थे बेंगलोर में, घर पे नहीं थे, आपको कुकिंग वगैरह आती है, तो आपने अपने नए दोस्तों और पुराने दोस्तों के साथ कैसे मैनेज किया वहाँ रह? वहाँ पे हम पीजी में रहते थे, लाइक हमारे जैसे हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे पीजी बोलते हैं, पेइंग गेस्ट, बट हाँ लाइक हॉस्टल्स ही होते हैं, वर्किंग लोगों के हॉस्टल। तो हम कुछ 6 लोग थे जो वहाँ फंसे थे।
तो उसमें से हम 3 थे मराठी, एक आंध्रा से था, कोई कहीं से था, ऐसे हम 6 लोग फंसे हुए थे। फिर जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ हम निकले और हमारे एरिया में जितने भी दुकानों पे मैगी के पैकेट थे सब उठा लाए, तो सोचा चलो हो जाएगा। बट बाद में सोचा चलो खाना वाना बनाएंगे, तब जाके नोटिस किया कि 6 लोगों में एक ही जन को खाना आता था, वो भी मैं ही था। फिर कुकिंग का तो थोड़ा दिक्कत ही हो रही थी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हेल्प करते करते, कटिंग करते करते या फिर जैसे रोटियां बनाना सीखते सीखते 6 के 6 लोग सीख गए। तब जाके पता लगा कि मम्मी को किचन में खाना बनाते हुए देख के जो भी सीखा वो सब वहाँ पे काम आया। अगर वो ना होता तो फिर मैगी पे तो 3 महीने निकल नहीं पाते थे। तो मतलब आपने बनाया था खाना सबका 6 लोगों का? शुरुआत में मतलब सभी लोग हेल्प करते थे, बट हाँ मेजर कंट्रीब्यूशन था कि चलो मैं ही बनाऊंगा। बट बाद में जैसे धीरे धीरे वो लोग सीखने लगे तो लाइक 6 लोग मिलके हम खाना बनाते थे। लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल भी हो गए, तो वो अनसीन स्ट्रगल्स को थोड़ा सा डिस्क्लोज कीजिए। स्ट्रगल तो हर एक के लाइफ में होती है, मेरी भी थी, लाइफ के हर एक फेज़ में थी। जैसे स्कूलिंग के टाइम पे अगर कहूँ, अब मेरे पापा चलाते हैं ऑटो, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो वो टाइम पे ऐसा था कि उतनी सी इनकम में बच्चों को पढ़ाना लाइक मुश्किल ही था। बट मेरे पापा का पहले से ऐसा था कि उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी, तो उन्होंने पहले से ही कोशिश किया कि हम दोनों भाई बहनों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले। तो स्कूलिंग के टाइम पे वही बड़ी बात थी कि लाइक वो स्कूल की फ़ीस भर पा रहे थे। कभी उन्होंने ऐसा फ़ीस के लिए हमें स्कूल में डांट खानी पड़े, ये टाइम हम पे कभी आया नहीं। नोटबुक्स बुक्स सब उन्होंने मतलब लाइक अपने हिसाब से सही से प्रोवाइड किए। फिर भी लाइक ऐसा था कि वो टाइम पे बाकी बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मेरी उतनी ठीक नहीं थी, जो थे उसी में खुश थे। बट हाँ वो एक स्ट्रगल हम फील कर पाते थे स्कूल के टाइम पे कि लाइक इसके पास तो ये वाला पेन है, इसके पास तो ये वाली बुक है, ये मैं कब ले पाऊँगा। और पापा हमेशा कहते थे कि चलो अगली बार दिला दूँगा। बट कुछ टाइम में थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद ये तो पता लग गया कि ये चीज़ें मांगने से मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में शो अप कर लूँगा, बट पापा जो अपने पैसों की एडजस्टमेंट करेंगे वो गलत बात है। तो स्कूल आपको मैच्योर बना दिया, उसने मैच्योर बनाया, क्योंकि आपकी एज से पहले मैच्योर बनाया कि वो टाइम पे मैच्योरिटी मतलब पूरी मैच्योरिटी नहीं कह सकते, बट एक पैसों के मामले में जो मैच्योरिटी थी वो बहुत जल्दी है। मटेरियल चीज़ें कुछ काम की नहीं। राइट। जिस मेरे एज में जो लड़के लाइक उनके सपने बड़े बड़े थे, जो चीज़ें वो यूज़ करते थे वो चीज़ें मैंने कभी पास से देखी भी नहीं थी। बट हाँ पहले से फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी गड़बड़ होने के कारण फाइनेंशियली अगर कहोगे तो मैच्योरिटी वो जल्दी आई थी। लाइक हम समझ पाते थे कि घर की कंडीशन ऐसे है, उसमें हमें पढ़ा रहे वही बड़ी बात है, तो हम अपने हिसाब से रहे तो वही सही बात है। अगर ज़्यादा बाकी लोगों की तरह मैं चीज़ें मैच करने लग गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़ गया, तो फिर मेरा एजुकेशन भी नहीं हो पाएगा। बट पापा का पहले से फोकस वही था कि ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा, बट एजुकेशन पूरा होना चाहिए। तो स्कूलिंग के टाइम वही था, कॉलेज के टाइम भी वही था कि लाइक हमारे घर में किसी ने इंजीनियरिंग नहीं करी थी, तो उस हिसाब से किसी को पता नहीं था, तो कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। बट तब भी पापा का ऐसा था कि तुझे जो करना है कर, फाइनेंशियली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो 30 साल हमने यहाँ पे जलगांव में गुजारे, बट खुद का घर नहीं ले पाए। बट पापा भी ये जान के मतलब पापा जब भी ये सोचते तो ये चीज़ पे खुश रहते कि चलो घर नहीं ले पाया, बट ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया कि मेरा बेटा 2 घर दिला सकता है अब। तो उस वजह से फिर मतलब वो एक स्ट्रगल थी, बट हाँ अब जाके लगता है कि नहीं चलो स्ट्रगल थी वही बढ़िया था, क्योंकि जिन लोगों ने स्ट्रगल नहीं की वो टाइम पे घर वालों के पैसों पे मज़े किए, वो अब भी जॉबलेस घूम रहे हैं, या तो फिर अभी भी पापा के भरोसे पे बैठे हैं। तो कॉलेज के टाइम पे वैसे ही स्ट्रगल थी। एक कॉलेज के टाइम का किस्सा है, इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे हमारे यहाँ, कंपनी आ रही थी इंटरव्यू के लिए, कैंपस स्टार्ट हुआ था, तो कॉलेज वालों ने ड्रेस कोड रखा के लाइक फॉर्मल्स और उस पर टाई होना चाहिए। और बात ऐसा था कि वो टाइम पे हमारी थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी, पापा को भी मतलब उतनी अच्छे से ये नहीं मिल पा रही थी, ट्रिप्स नहीं मिल पा रही थी, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम उतना अच्छा नहीं चल रहा था वो टाइम पे। तो हमें बोला था टाई कंपलसरी है। अब मैं घर आया, लाइक मैंने इंजीनियरिंग के पूरे साल फॉर्मल्स अगर पहनने को बोले तो फॉर्मल शूज़ मेरे कज़िन से लेके आता था, फॉर्मल शर्ट किसी और से लेके आता था।
तो काइंड ऑफ मैंने ऐसे ही निकाले, बट इंटरव्यू के टाइम बात ऐसी थी कि टाई लाना था। तो घर पे आया, टाई के लिए बोला, अब वो टाइम पे आता था 100 रुपये तक मैक्सिमम, बट मम्मी ने कहा मेरे पास तो नहीं है, पापा को भी बोला, तो टाई नहीं था मेरे पास। तो वो टाइम पे मैंने सोचा कि टाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पास ही टाई नहीं है। मैंने सबको देखा, सब अपने अपने टाई लगा के थे। तो वो टाइम पे मम्मी ने अपने सेविंग से मेरे को 100 रुपये दिए थे और मैंने टाई खरीदा था। तो वो टाइम मैंने फिक्स कर लिया था कि भाई नहीं, अभी बाकी सपने बाजू में, घर वालों का कहना है इंजीनियर बनो, पैसे कमाओ, वही एक रखेंगे। मैं प्राइमरी फोकस उसी पर रहेगा कि भाई ऐसे पैसे कमाए कि जो मैंने स्ट्रगल की है वो आगे जाके मतलब घर वालों को ना करनी पड़े मेरी वजह से, या मुझे भी ना करनी पड़े। तो वो एक टाई वाला किस्सा था, और एक था बेंगलोर जाने के बाद वाला। मैंने के 10,000 का बजट रखा था, 60,000 घर से लिए थे, तो 10,000 में बेंगलोर में गुजारा करना एक इम्पॉसिबल ही है। तो मेरे 5,500 रुपये रेंट में चले जाते थे। 5,500 रुपये रेंट में, उसमें मिलता था सुबह का नाश्ता, रात का खाना। तो नाश्ता और खाना एक ऐसी चीज़ थी कि लाइक वो तुम नहीं मिलता ऐसे पकड़ के चलो, ना उसमें टेस्ट थी, ना उसमें कुछ अच्छे मतलब क्वालिटी थी या कुछ था। बट हाँ, वो टाइम पे ऐसा था कि वो भी नहीं खाए तो क्या खाएंगे। तो बाहर का तो मैं खा नहीं सकता था, क्योंकि मंथली मेरा था ही 10,000 का बजट, और प्लस मेरा वहाँ पे आना जाने का खर्चा, बाकी रहता था। वहाँ पे मैं ट्रेनिंग वेनिंग चल रही थी या फिर जॉब लगा, उसके बाद का खर्चा। तो स्ट्रगल तो बहुत की है, पैसों के लिए तो मैंने स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल की है। और नई कंपनी में जब ज्वाइन होता, जो गरीब वाली कंपनी की बात कर रहा था, वहाँ पे मेरे को पहले 3 महीने स्टाइपेंड के नाम पे 15,000 मिलते थे। तो मैं उसमें स्टाइपेंड मतलब 3 महीने मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो वो काइंड ऑफ सैलरी ही होती है, बट हाँ ट्रेनिंग के साथ तुम्हें जो पैसे मिलते थे वो स्टाइपेंड मिलता था। तो 15,000 मिलते थे, बट मैं उसमें खुश था, क्योंकि मैंने 10,000 पे 6 महीने निकाले थे, और अगले 3 महीने 5 एक्स्ट्रा मिलने वाले थे। तो वो एक थी स्ट्रगल, बट हाँ वो 5 बजा के मैंने पहली दिवाली पे घर वालों को कपड़े दिलाए थे। तो मतलब जो बोलते कि अनसीन स्ट्रगल है, तो वो यही है मेरी स्ट्रगल, कि जो मैंने देखी है, घर वालों ने देखी है, और बेंगलोर में तो मैंने अकेले मैंने भी देखी है, बट हाँ कभी किसी को बोल नहीं पाया। बट हाँ अब जब भी कोई देखता है कि भाई हाँ जॉब लग गई है, अच्छा पैकेज मिला है, अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, तो उन लोग को लगता है कि हाँ चलो स्ट्रगल की तो उसका कुछ ना कुछ फल मिला। तो लाइफ में स्ट्रगल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रगल के तो कुछ नहीं होता। स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट, लाइफ में स्ट्रगल होनी चाहिए, बिना उसके कोई आदमी सक्सेस या अचीवमेंट नहीं कर पाता। और वैसे भी मतलब खाली जेब भी तुमको ज़्यादा कुछ सिखाती है। हाँ सही बात है, बहुत डीप बात है। और आप स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह इनमें इंटरेस्टेड थे? नहीं, स्कूल में अगर रैंकिंग होती तो टॉप 2 में जो शांत बच्चे थे उसमें मैं एक था। और अभी वो और वो सब था टीचर लोगों के नज़र में, मतलब हाँ बाकी तो स्कूल में शैतानी कौन नहीं करता। और मैं बैक बेंचर नहीं था, मैं फर्स्ट बेंचर था। एक क्योंकि मैं शांत था, और दूसरा क्योंकि मेरी हाइट कम थी। तो मैं फर्स्ट बेंचर था स्कूल में। तो स्पोर्ट्स में तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। वो टाइम पे ऐसा था, स्पोर्ट्स में जाना है तो तुम लोग को कुछ ना कुछ, एक तो तुम्हारे पेरेंट्स पीटीए मेंबर होने चाहिए, या तो कहीं से कुछ जुगाड़ लगाओ, जैक लगाओ, हाँ तब जाके तुम्हारा स्कूल में सिलेक्शन होता। स्पोर्ट्स में तो कम ही था, बट हाँ अकेडमिक में बोलोगे तो अच्छा खासा था। लाइक मैं 7 तक टॉप 3 में आता था, फिर 7 के बाद थोड़ा टॉप 5 में आने लग गया, और 10th में भी मैं टॉप 5 में था। तो हाँ अकेडमिक इसमें था, एजुकेशन वाली इसमें था, बट हाँ स्पोर्ट्स में इतना ये नहीं था। इंटरेस्ट था मुझे बहुत क्रिकेट में, बट स्कूल के टाइम से खेलते थे तो घर वाले रोक देते थे, और छुट्टियों में कैंप लगाओ तो स्कूल वाले कभी सिलेक्शन ही होने नहीं देते थे। तो इंटरेस्ट था, बट हाँ ये नहीं कर पाया कभी, उसमें आगे ही नहीं बढ़ पाया। और मेरे मन में एक क्वेश्चन था, जितने भी मैंने बड़े लोग, मतलब आप कह लो पैसे वाले लोग देखे जो आज बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, वो या तो इंजीनियरिंग पास आउट है या इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है, मैक्सिमम पीपल। तो ऐसा क्या है उस डिग्री में जो या तो आपको ज़ीरो बना देती है या फिर हीरो बना देती है? इंजीनियरिंग में जीवन का सार रखा है, एक तरह से बोलो तो। पूरी डिग्री कर ली तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ सार मिलेगा ही, और ड्रॉप आउट कर लिया तो भी मिलेगा ही। बट हाँ इंजीनियरिंग कर ली मतलब वो लड़का कुछ ना कुछ कर ही लेगा,
क्योंकि ड्रॉप आउट वाले वो होते हैं कुछ जिन ना कुछ मतलब वो छोड़ के सब कुछ। वो छोड़ के सब कुछ, और वैसे भी इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करते ही है, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं बट नॉलेज तो बाहर ही मिलता है, और वो सब नॉलेज तुम्हें इंजीनियरिंग में जाके मिलेगा। लाइक जो चीज़ें तुमने कभी लाइफ में करी नहीं होगी वो चीज़ें कर पाओगे। हाँ, आपने जब बैंगलोर में थे आपने कोई मतलब नशा मत कर दे नहीं, चप्पल मारेंगे। आप जब बैंगलोर में थे 3 2 1 आप जब बैंगलोर में थे तब डार्क साइड क्या लगी बैंगलोर की? बैंगलोर की डार्क साइड ये है कि उसे कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सब लोग के मन में है कि वो एक ऐसी सिटी है जहाँ पे मतलब सेफेस्ट है, सेफेस्ट सिटी है, प्लस वहाँ पे सब मतलब एक स्टैंडर्ड जिनकी एक लाइफस्टाइल सेट हो चुकी है ऐसे लोग हैं। तो वहाँ पे कुछ मतलब ऐसी बुरी चीज़ें या जैसे गलत चीज़ें तो होती नहीं होगी, बट हाँ बैंगलोर में अगर आप देखोगे तो सब लोगों का ऐसा रहता है कि घर से दूर आए और इतनी बड़ी सिटी में नई लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, तो उस हिसाब से वो लोग जो चीज़ें कभी लाइफ में नहीं करी वो करते हैं। मतलब स्कूल में जिनके नाक के ऊपर से मक्खी नहीं उड़ती थी ऐसी लड़कियां वहाँ जाके सिगरेट फूकती है। और वहाँ पे लाइक स्मोकिंग में अगर देखोगे तो लड़कियां ज़्यादा मिलेगी लड़कों के कंपैरिजन में, क्योंकि उनको जो फ्रीडम घर पे नहीं मिला रहता है वो वहाँ पे आके उनको ऐसा फील होता है कि चलो एक फ्रीडम मिला है। तो वो एक डार्क साइड है बैंगलोर की कि मतलब फ्रीडम मिल गया तो क्या आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन गलत चीज़ों पे ही जाते हैं साले। फ्रीडम मिलने के बाद मतलब आसान, सबसे आसान चीज़ गलत चीज़ ही होती है। और बैंगलोर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। सब लोग बाहर से आने के कारण, घर से हज़ारों किलोमीटर दूर होने के कारण उनको एक ऐसा रहता है कि कोई मेरे पे वॉच नहीं रख रहा है। अब फ्रीडम मिला है तो क्या करें, तो सब ट्राई करके देखते हैं। तो सब मतलब सब कुछ तो ये एक आपने भी किया था? नहीं, पर मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि लोग सब कुछ ट्राई करते हैं। अब मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मतलब पहले से लाइफ ने ऐसा सेक्रीफाइस करा है कि कभी वो गोल कभी रहे ही नहीं सामने कि चलो ये ट्राई करते हैं। ऐसा था कि पहले उस लायक बन जाते हैं फिर कर लेंगे ट्राई। अभी इन फ्यूचर मैंने कभी ट्राई कर लिया, अगर कभी वापस पॉडकास्ट पे आया तो बताऊंगा। बताना। आपने क्लोजली देखा मतलब कि आपके फ्रेंड्स वगैरह? हाँ, फ्रेंड्स वगैरह में देखा है। वहाँ पे लाइक रिलेशनशिप की कंसेप्ट ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट या जो क्रैश कोर्स करते हैं अभी, जैसे कोई लोग क्रैश कोर्स करते हैं 3 महीने का, 6 महीने का, कोई लोग रिलेशनशिप का ईयरली डिप्लोमा करते हैं। तो वैसी सिचुएशन बैंगलोर में लाइक 2 लोग हैं मैंने फील किया है, अगर वो देखेगी तो उसको समझेगा। क्या बात। 2 लोग हैं जो रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशनशिप में, बट उनका कहना क्या है कि मैंने किया था। हाँ नहीं, उनका वैसे ही कहना है कि हम लिविंग रिलेशनशिप में हैं बट प्रॉमिस मी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। क्या बात। काइंड ऑफ ऐसे कपल्स मैंने वहाँ पे देखे। तो ये लाइक फ्रीडम जो कहते हैं ना, वो ये फ्रीडम इस तरह से यूज हो रहा है वहाँ। इस तरह से फ्रीडम, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। हाँ, हमारे लिए अच्छी नहीं है, सिंगल लोगों के लिए अच्छी नहीं है, बट हाँ उनके लिए तो अच्छी है। सही बात है। और आपको क्या 2 लर्निंग्स जो आपको बैंगलोर ने सिखाई अपने लाइफ में, जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी? पहली लर्निंग जो हर मिडिल क्लास फैमिली में होती है, सेविंग करना और लाइक एक बजट बना के उस बजट के हिसाब से पूरा महीना निकालना। तो ये मैं बैंगलोर जाके सीखा। यहाँ पे पहले से ऐसा था कि लिमिटेड पैसे, पॉकेट मनी छोड़ो, काम के लिए पैसे मिलते थे, उसमें ही जुगाड़ लगा के एग्ज़ाम की फ़ीस ज़्यादा बता के जो 50-100 रुपये मिलते थे, तो वही एक खर्चा था। तो उसकी वजह से सेविंग की आदत थी। बट बैंगलोर में जब खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि भाई तेरे को इतने पैसे में तेरा पूरा महीना निकलना है, तो वो एक बजट बना के उस हिसाब से खर्चा करना और सेविंग करनी, ये एक बैंगलोर ने सिखाया। और दूसरी चीज़ ये कि एक बॉक्स के अंदर रहोगे तो थिंकिंग तुम्हारी अगर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है और तुम उतने लोगों के बीच रह रहे हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर नई चीज़ें सीखनी है और कुछ नया करना है लाइफ में तो एक्सप्लोर करो, नए लोगों से मिलो और एक बिंदास लाइफ जियो। अगर तुम ऐसे डर के जी रहे हो तो बाहर तो तुम्हें लोग खा जाएंगे। मतलब लोग हमारी लैंग्वेज में तो लोग आपको चूतिया बना देंगे। राइट। डरोगे तो डराओगे और चूतिया बनोगे तो कटेगा। बट हाँ, ऐसा बनो कि भाई बैंगलोर जाके खुद चूतिया काट पाओ किसी का। एंडिंग ऑन अ फनी नोट। थैंक यू।
It was a great. इट वॉज ग्रेट टू हैव यू. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे. और आपका जो स्टैंड अप कॉमेडी का ह्यूमर है वो दिख गया वो पॉडकास्ट दिखा में. हमें. बहुत मज़ा आया आपके साथ. आपके साथ और आगे सीक्वल बनाएंगे. होप सो आप अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव करें और फिर से हमारे आके एक सेकंड पॉडकास्ट शूट करें. आप Yeah. एक मिलियनर रहे हो यस. जब आप सेकंड. और हमारे भी 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए. राइट. 3-4 मिलियन क्यों? 40-50 बोलो. चलो मैं भी यही मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं मिलियंस में कमाऊँ और तुम लोग मिलियंस में फॉलोअर बना लो. फिर से एक बार मिलेंगे यस. और फिर तब अनसीन स्ट्रगल तो नहीं बट हाँ Luxury दिखाएंगे. लग्जरी दिखाएंगे कि भाई स्ट्रगल के बाद क्या मिलता है. ओके. तब पॉडकास्ट बनाना स्ट्रगल का फल तब मिलते हैं. तो ये था आज का एपिसोड. होप्स आपको बहुत मजा आया होगा और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए प्लीज फॉलो शेयर सब्सक्राइब एवरीथिंग दैट यू कैन प्लीज डू. Show your support, guys.